बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम तीन शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, पोली एम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। ये जितनी भी बातें अभी हम पढ़ने लगे हैं इनमें से मोस्टली जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उससे एक स्टिमुलस जनरेट होता है। उस फर्टिलाइजेशन से जो स्टिमुलस जनरेट होता है उसके बाद डेवलपमेंट होती है और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है? ये ओव्यूल के अंदर हो रही होती है। जबकि जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। और ओव्यूल के अंदर जब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही होती है या एंडोस्पर्म बन रहा होता है तो उसके रिजल्ट में उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है और वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें तो सीड बेसिकली दो लेयर्स उसके अंदर मौजूद होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं टेस्टा और जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं टैगमन। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो आउटर लेयर टेस्टा है वो स्मूथ होती है, थोड़ी सी थिक होती है एंड इम्परमिएबल टू वाटर होती है। मतलब उसमें से पानी जो है वो इतनी आसानी से गुजर नहीं सकता, जिसकी वजह से वो सीड डॉर्मेंसी के अंदर अपना रोल प्ले करती है। सीड डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंसी कहते हैं रेस्टिंग स्टेज को। ये जो बीज हम पौधों के रखते हैं और काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते, उस स्टेज को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। मतलब कि हमारे पास कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो कई कई सालों तक पड़े रहते हैं और जब उन उसके बाद हम उनको मिट्टी के अंदर दबाते हैं उनसे मतलब प्लांट्स उगाने के लिए, तो वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। वो जो 5 साल या 3 साल तक वो जो सीड पड़ा रहा है वो उसकी डॉर्मेंट स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है। तो उस सीड डॉर्मेंसी के अंदर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है? आउटर टेस्टा लेयर। और ये जो आउटर टेस्टा लेयर होती है ये मोस्टली इनके अंदर कलर होते हैं, ब्राउनिश कलर हो सकता है या कोई और भी कलर जो है वो हो सकते हैं। जबकि जो इनर टैगमन लेयर है वो थोड़ी सी थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है और उसका फंक्शन ये होता है कि उसके अंदर जो मौजूद एम्ब्रियो है उसमें से डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए इनर जो लेयर है टैगमन, ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके अलावा मैकेनिकल इंजरीज या डैमेजेस से बचाने के लिए भी ये रोल प्ले करती है। अब वही बातें जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि जिस तरीके से जाइगोट जो है वो डेवलप होता है और एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है और उसका एक होस्टोरिया स्ट्रक्चर बनता है। अगर उस होस्टोरिया की मदद से सारे का सारा एंडोस्पर्म यूज़ कर लिया जाएगा तो वो सीड कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब उसके अंदर अब एंडोस्पर्म रहा ही नहीं, वो सारे का सारा यूज़ हो गया इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन अगर एंडोस्पर्म वहाँ पे रहता है, ठीक है, और उसमें से कुछ फूड यूज़ होती है, तो फिर वो सीड कहलाएगा एंडोस्पर्मिक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी तक एंडोस्पर्म मौजूद है। और जब एंडोस्पर्म जो है वो फुली यूज़ हो जाता है तो मतलब उसकी जो फूड है वो अब स्टोर हो जाएगी किसके अंदर? कॉटिलेडन्स के अंदर। तो ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म यूज़ हो चुका होता है सारे का सारा, उनके कॉटिलेडन्स जो हैं वो थिक होते हैं। जबकि ऐसे सीड्स जिनके अंदर अभी कॉटिलेडन्स के अंदर फूड स्टोर नहीं होती और एंडोस्पर्म मौजूद है, तो उनके कॉटिलेडन्स जो हैं वो पेपरी होंगे, ठीक है, पेपर की तरह थिन होते हैं, बारीक होते हैं। उसके अलावा एक न्यूसेलस लेयर हमने पढ़ी थी, ओव्यूल के बाहर होती है। वो कुछ के अंदर जो है वो डीजनरेट हो जाती है और कुछ के अंदर परसिस्ट करती है। अब जिनके अंदर परसिस्ट करती है तो उसके अंदर वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, न्यूसेलस लेयर, और उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म के अलावा भी एक और टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलता है कि सीड के ऊपर आउटग्रोथ्स बन जाती हैं, ठीक है, वेरियस वेरिएबल साइज़ की, मतलब मुख्तलिफ साइज़ की आउटग्रोथ बन जाती हैं। उन आउटग्रोथ को हम कहते हैं एरिल या कैरंकल। ठीक है, एरिल या कैरंकल। एरिल होता है कि एसेसरी लेयर होती है, एक इजाफी लेयर होती है सीड के ऊपर। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो उससे ही हमें मज़ीद क्लियर होगा। पोमीग्रेनेट सीड्स आपने देखे होंगे, अनार। बेसिकली अनार जो फल है हम उसके सीड्स ही खाते हैं, ठीक है, उसको काटते हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं, वो सीड्स ही हम खाते हैं। और सीड के ऊपर जो रेड कलर का जो गूदा होता है उसको हम एरिल कहते हैं।
बेसिकली हम एरिल खा रहे होते हैं। यहाँ से मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें, ये एक अनार का जो है वो दाना है, ठीक है। इसके अंदर सीड है और सीड के बाहर जो लाल कलर का स्ट्रक्चर है जो हम खाते हैं, जो गूदा है, जो एक अजाफी लेयर है, असेसरी लेयर है, इसको हम एरिल कह देते हैं। तो ये भी कुछ सीड्स के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसको हम एरिल या कैरेंकल कहते हैं। अब उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर सीड्स के अंदर देखने को मिलता है, एक डिप्रेशन टाइप होता है, ठीक है। एक डिप्रेशन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो शो कर रहा होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिससे जो है प्लेसेंटा अटैच होता है, उसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये है जी वाइट किडनी बीन्स, ठीक है, जिसे आप कहते हैं सफ़ेद लोबिया। तो इसका जो अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है, इसको हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, सीड्स के अंदर ये भी मौजूद होता है। अब फ्रूट के हवाले से बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन की जो स्टिमुलस है उसकी वजह से ओवरी वाल के अंदर चेंजिंग आती है, और वो ओवरी वाल जो है वो फ्रूट वाल के अंदर या पेरिकार्प के अंदर चेंज हो जाती है। अब मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो वाल है, जो पेरिकार्प है, वो ड्राई होगी या हार्ड होगी, या थिक होती है या फ्लैशी होती है। अगर वो ड्राई एंड हार्ड होगी तो वो फिर ड्राई फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो थिक और फ्लैशी है तो वो फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने एक और एक्सेप्शन पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी थी कि कभी कभार इस तरह देखने को मिलता है कि जो फ्रूट है उसके अंदर फ्लावर के जो है वो दूसरे पार्ट्स भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब एग्जांपल हम लेते हैं एप्पल की। एप्पल का जो एडिबल पार्ट है, जो एप्पल खाते हैं, ठीक है, वो सारे का सारा थैलेमस का बना होता है। फ्लावर का जो नीचे स्वोलन पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं थैलेमस, उससे वो डेवलप होता है। तो ऐसे फ्रूट जिनके अंदर फ्लावर के दूसरे हिस्से भी जो है वो अपना उसकी फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करें, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं सूडोकार्प्स या फॉल्स फ्रूट्स भी कहते हैं। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवरी और ओव्यूल बस इन्वॉल्व हों उनको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और उसकी एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें ग्रेप्स आते हैं। अब पोली एम्ब्रियोनी क्या चीज़ है? पोली एम्ब्रियोनी इसके नाम से शो हो रहा है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप होंगे। लेकिन अब इस पोली एम्ब्रियोनी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। एक है क्लीवेज एम्ब्रियोनी और एक है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। सॉरी, क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी एंड एडवेंटिशियस पोली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल एम्ब्रियो जो है वो बन रहा होता है, वो टूट जाता है इनटू डिफरेंट आइडेंटिकल पार्ट्स। टूट जाता है या क्लीव हो जाता है, क्लीव का मतलब ही होता है टूटना। तो वो डिफरेंट आइडेंटिकल पार्ट्स के अंदर जो है वो टूट जाता है, और हर पार्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल जनरेट कर दे। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह ह्यूमंस के अंदर जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, कि एक जाइगोट होता है, जाइगोट जब डिवाइड करता है तो वो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो है वो अलग अलग हो जाता है, और हर सेल के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक नया बेबी जनरेट कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से कि इनके अंदर भी जो है वो सिंगल एम्ब्रियो जो होता है वो क्लीव हो जाता है इनटू डिफरेंट आइडेंटिकल पार्ट्स, और हर पार्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो उससे एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट करे। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर न्यू इंडिविजुअल बनते नहीं हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होती है, ठीक है। अब किस तरीके से जो है वो एक छोटी सी जगह वहाँ पे इतने ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, क्योंकि एम्ब्रियो ने फूड यूज़ करनी है तो उधर इतनी ज़्यादा फूड नहीं होगी जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो डेवलप कर पाएंगे। और आपने ये याद रखना है, ये पोली एम्ब्रियोनी जो केस है ये बहुत रेयर होता है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता। आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि बाय चांस हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये थी क्लीवेज एम्ब्रियोनी। अब एडवेंटिशियस पोली एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक नॉर्मल एम्ब्रियो जो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा है उस तरीके से बन रहा होता है, लेकिन उसके साथ एक अजाफी एम्ब्रियो भी हमें देखने को मिलता है। मतलब नॉर्मल एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाहर के न्यूसेलर सेल्स हैं, ठीक है, जो न्यूसेलस लेयर है, उसके सेल्स जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दें, और वो जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है। या एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं, वो डिवाइड करके एक एम्ब्रियो बनाते हैं। या साइनर्जिड सेल एक रह जाता है, वो भी डिप्लॉयड होता है, वो डिवाइड करके अगर एक एम्ब्रियो बना देगा तो
ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे एडवेंटिशियस पोली एम्ब्रियोनी, जिसके अंदर एक नॉर्मल एम्ब्रियो तो डेवलप हो रहा ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी और लेयर्स से दूसरे एम्ब्रियो जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस पोली एम्ब्रियोनी। लेकिन एडवेंटिशियस पोली एम्ब्रियोनी के अंदर एक और कंडीशन आती है, और वो ये कि एक ओव्यूल के अंदर हमने पढ़ा था कि वन फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ठीक है, उसमें से बाकी तीन जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये आपको प्रीवियस लेक्चर से याद रहना चाहिए कि नॉर्मल प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, बाकी जो तीन होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा ना हो कि वो डीजनरेट हों, तो क्या होता है कि वो सारे जो हैं वो फंक्शनल जो मेगास्पोर हैं, मोर देन वन फंक्शनल मेगास्पोर, वो बनते हैं, और वो जो है वो एम्ब्रियो सैक डेवलप कर देते हैं, और उसके बाद वो एम्ब्रियोज बन जाते हैं। और अगेन ये कंडीशन बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाइवल का चांस बहुत कम होता है। तो ये कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट एक है जो कि माल्टे की तरह का होता है, उसके अंदर कुछ इस तरह की सी कंडीशन देखने को मिलती है पोली एम्ब्रियोनी की। लास्ट का जो टॉपिक है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब है विर्जन फ्रूट। विर्जन फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसके अंदर सीड भी नहीं बनेंगे। तो ऐसे फ्रूट जो पार्थिनोकार्पी के रिजल्ट में बनते हैं वो सीडलेस होते हैं, मतलब उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। और नॉर्मली दो किस्म की पार्थिनोकार्पी हमें देखने को मिलती है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी एंड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। अब नेचुरल पार्थिनोकार्पी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि केसेस हमें देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर पोलिनेशन नहीं होती, और जो उनकी जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर पोलिनेशन हो जाती है, मतलब कि वो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कि अंदर मेल के मीट और फीमेल के मीट आपस में मिलते नहीं है, और ओवरी की जो वाल है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ के अंदर जो है वो पोलिनेशन भी होगी, फर्टिलाइजेशन भी होगी, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन एम्ब्रियो बाद में अबॉर्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सीड नहीं बनेंगे, और बाद में जो ओवरी वाल है वो जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस है ये सारा, ये अभी तक इतना ज़्यादा जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, मतलब कि साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि इसकी कोई ख़ास रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से इस तरह होता है। लेकिन एक छोटी सी रीज़न वो बताते हैं कि जो मैटरनल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब कि जो मदर के टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे मदर का मतलब फीमेल आएगा, ठीक है। जो फीमेल के जो टिश्यूज़ होते हैं, मतलब प्लेसेंटा वगैरह, वो एक स्पेशल हार्मोन जनरेट करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। वो ऑक्सिन जो है वो इस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करवा देता है। और इंड्यूस पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या होता है कि हम खुद से स्प्रे करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस का। और वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस क्या है? वो है जी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसे हम NaA भी बोलते हैं। तो उसके रिजल्ट में जो फ्रूट्स बनते हैं वो सीडलेस होंगे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के फ्रूट फॉर्मेशन को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ये पार्थिनोकार्पी खुद क्यों करवाई जाती है? ये इस वजह से करवाई जाती है ताकि हमें मेल प्लांट्स ना लगाने पड़े, हम सिर्फ फीमेल प्लांट्स लगाएं और वो ज़्यादा नंबर में लग जाएंगे, स्पेस की बचत होगी, और उसके बाद हम स्प्रे करेंगे तो वो जो फ्रूट्स हैं वो बगैर फर्टिलाइजेशन के जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम कम स्पेस के अंदर से ज़्यादा फ्रूट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली एक बेहतर ज़रिया है पार्थिनोकार्पी, जिसके रिज़ल्ट में जो है वो हम फ्रूट्स जनरेट कर सकते हैं विदाउट मेल प्लांट्स।